हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने एसिड बेस चालू किया था और हमने अम्लीय सामर्थ्य और काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे अम्लीय सामर्थ्य की तुलना के। फिर आपको मैंने साम्यावस्था की दिशा वाले सवाल भी करवाए थे, ठीक है। और वो साम्यावस्था की दिशा वाले सवाल मैंने इसलिए करवाए थे आपको बेटा क्योंकि मैं अभी जो दो परीक्षण पढ़ाने वाला हूँ आपको, एक तो सक्रिय धातु परीक्षण और एक सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण, तो उसमें वो बेहतरीन रूप से काम में आएंगे। तो अपन विदाउट टाइम वेस्टिंग, है ना, टाइम बिना वेस्ट करे हुए हम चालू करते हैं हमारा सबसे पहला टेस्ट, जिसको बोलते बेटा सक्रिय धातु परीक्षण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते बेटा, एक्टिव मेटल टेस्ट। एक्टिव मेटल टेस्ट, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन से होते हैं बेटा? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इत्यादि, ये सब एक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाओ सबसे पहले सक्रिय धातु परीक्षण या रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जो भी आपको लगानी है। एक्टिव मेटल हमारे कौन से होंगे? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ते हो। ऐसा इलेक्ट्रॉन छोड़ने से उनका क्या होता है बेटा, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके बराबर हो जाता है? नोबल गैस के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं इसमें रिएक्शन देखूं तो मैं अल्कोहल की अभिक्रिया करा रहा हूँ बेटा सक्रिय धातु के साथ यानी कि सोडियम के साथ। तो जब मैं सोडियम के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कराता हूँ बेटा तो क्या बनता है मेरे पास प्रोडक्ट में? RO माइनस Na प्लस हाफ मोल हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है सिस्टम से, ठीक है। और अगर यही अभिक्रिया बेटा मैं ईथर के साथ कराऊँ, ROR, ये क्या है? ईथर है, ऊपर वाला अल्कोहल है बेटा। सोडियम के साथ अगर मैं ईथर की अभिक्रिया करा रहा हूँ तो यहाँ पे नो रिएक्शन, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो मुझे दो टेस्ट ट्यूब दी हुई है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में ईथर है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया कि किस में अल्कोहल है किस में ईथर है, बस मुझे ये बोल दिया गया है कि एक में अल्कोहल है और एक में ईथर है। तो मुझे कैसे पहचानना होगा कि किस में अल्कोहल है किस में ईथर है? मैं सोडियम के टुकड़े डाल दूंगा दोनों के अंदर, जिसके अंदर से बुलबुले उठने लगे, जिसके अंदर से धुआं निकलने लगे, वो क्या है बेटा? आपका अल्कोहल। जिसके अंदर से बुलबुले नहीं उठे वो क्या है? ईथर। तो हम अल्कोहल और ईथर को सेपरेट कर सकते हैं, अल्कोहल और ईथर का विभेदन कर सकते हैं, अल्कोहल और ईथर का पृथक्करण कर सकते हैं। किसके द्वारा? सक्रिय धातु परीक्षण के द्वारा। होता कैसे बेटा? इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी क्रियाविधि देखते हैं बेटा कि क्या क्रिया होती है, कैसे इसकी क्रियाविधि होगी। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, सबसे पहले बेटा सोडियम क्या करता है, जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ऐसा करने से बेटा इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस के बराबर हो जाता है और ये स्थायी हो जाते हैं, इसलिए तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं। अब मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूँ बेटा? अल्कोहल के साथ करा रहा हूँ, सोडियम की अभिक्रिया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो ये वाला जो है वो डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता का अंतर है। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणीय बेटा, हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणीय। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा किसको मिल जाएगा? हाइड्रोजन को मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन के फेवर में टूट जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? RO माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अब किसका आया? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के पास आ गया। और वो जो Na प्लस ऊपर लिखा हुआ था उसको Na प्लस के रूप में लिख दिया, और एक इलेक्ट्रॉन किसको मिला बेटा? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन किसके रूप में मिलेगा मुझे? हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में मिलेगा। बात समझ में? और मुक्त मूलक के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं एरोमेटिक की बात कर रहा था, एंटी एरोमेटिक के महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए थे। मुक्त मूलक भयंकर रूप से अस्थायी होते हैं रूम तापमान पर, तुरंत क्या करना पसंद करते हैं बेटा? द्विलकीकरण करना पसंद करते हैं। तो हाइड्रोजन का मुक्त मूलक तुरंत क्या करेगा बेटा? डाइमराइजेशन करेगा, डाइमर बनाएगा या द्विलकीकरण करेगा। क्या करेगा? द्विलकीकरण करेगा बेटा तुरंत, और किस में बदल जाएगा? हाफ मोल हाइड्रोजन गैस में तुरंत बदल जाएगा। ये किसकी बात बताई मैंने बेटा आपको? अल्कोहल की बात बताई है। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता का अंतर था, इसलिए ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक बना पाया। और हाइड्रोजन मुक्त मूलक हमारा कैसा है बेटा? बहुत अत्यधिक अस्थायी है। अत्यधिक अस्थायी होने के कारण वो द्विलकीकरण कर लेगा रूम तापमान पर और हाफ मोल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्रियाविधि में ईथर के लिए दोहराना चाहूँ तो सबसे छोटा ईथर ले लेता हूँ। अगर उसके लिए ये अभिक्रिया हो गई तो सबके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा ईथर मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया बेटा CH3OCH3, ये सबसे छोटा सा ईथर है, ठीक है। सबसे छोटा ईथर है बेटा, ठीक है। इसका नाम बताओ, पहले तो नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा?
ये ईथर है, ये इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कुछ भी नहीं है, एल्केन है, एक कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उस पर OCH3 समूह लगा हुआ है, तो मिथॉक्सी समूह लगा हुआ है, तो मिथॉक्सी यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, जब मैं सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया कराऊंगा तो सोडियम वापस से एक इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बंध बना हुआ है। अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन जो है, पहली बात तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बंद है, वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में था अल्कोहल में, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर बेटा बहुत ज्यादा था, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम है। चलो ठीक है, फिर भी मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत तो होगा। हालांकि मैंने प्रेरणिक प्रभाव में भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा विद्युत ऋणता का अंतर नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं, चलो आपके कहने पे कि कारण ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया होगा, तो बेटा यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, CH3O, यहाँ पर CH2- बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बनने वाली है बेटा, हाइड्रोजन मुक्त मूलक। पहली बात तो बेटा ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक जो बना है ये खुद ही अत्यधिक रूप से अस्थायी है। ऊपर से ये जो स्पीशी बनी है, ये जो प्रजाति बनी है, ये और भी ज्यादा भयंकर अस्थायी है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और रिनाइन में विकर्षण हो रहा है। और कोई भी अम्लीय या क्षार वाली अभिक्रिया जो होती है, एसिड बेस अभिक्रिया जो होती है, उसमें बेटा संयुग्म क्षार अच्छा बनना जरूरी है। इसके पहले वाली सिचुएशन में RO- बन रहा था, ऑक्सीजन पे ऋणायन आ रहा था बेटा, तो ऑक्सीजन पे ऋणायन वाला संयुग्म क्षार कैसा था, बहुत ही अधिक स्थायी था। ठीक है, तो वो पहले वाली अभिक्रिया भी कौन सी थी, एसिड बेस अभिक्रिया थी। ये वाली भी कौन सी, एसिड बेस, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, लुईस एसिड लुईस बेस वाली बात चल रही है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बेटा, यहाँ पे ऋणायन बन रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर और कार्बन के ऋणायन में भयंकर रूप से विकर्षण लग रहा है। यहाँ बोल सकते हैं अपन कि लोन पेयर एवं ऋणायन में भयंकर रूप से विकर्षण वाली बात है। और भयंकर रूप से विकर्षण है तो बेटा ये कैसा है, अस्थायी है। और दूसरा जो बन रहा है वो भी बहुत ज्यादा अस्थायी है। तो क्या ये बन पाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, इसलिए ईथर के साथ ये अभिक्रिया संभव नहीं है। दूसरा कारण सुनो, ईथर के साथ क्यों नहीं है, ईथर खुद कैसा है बेटा, ऑक्सीजन के पास, इसके पास लोन पेयर है, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। दोनों तरफ से मिथाइल का क्या लग रहा है बेटा, प्लस आई लग रहा है इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो ईथर खुद अपने आप में कैसा है बेटा, क्षार की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो हमारा ईथर खुद क्षार की तरह व्यवहार करता है, तो क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन लेने के काबिल है, नहीं, जबकि अल्कोहल हमारा इलेक्ट्रॉन लेने के काबिल है। ठीक है, तो अल्कोहल और ईथर को हम यहाँ पे विभेदन कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अल्कोहल ये अभिक्रिया दर्शा सकता है बेटा, तो वो सारे अम्ल जो अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय हैं वो सब ये अभिक्रिया दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था सारे अल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं मेथेनॉल को छोड़कर, ये मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है ना, तो जब अल्कोहल ये दर्शा रहा है तो जल भी दर्शाएगा। और आपने बचपन से सुना होगा कभी भी सोडियम के टुकड़े को जल में स्टोर नहीं करते, केरोसिन वगैरह में स्टोर करते हैं। जैसे ही हम जल में उसको स्टोर करने लगते हैं तो क्या होता है बेटा, ब्लास्ट हो जाता है ना, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, आग लग जाती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सोडियम वाटर के साथ तुरंत अभिक्रिया दर्शाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। और हाइड्रोजन बम का नाम तो आपने सुना ही होगा, हाइड्रोजन बम के रूप में वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह रहा हूँ कि सारे जितने भी अम्ल हैं जो अल्कोहल से अधिक अम्लीय हैं वो सारे क्या करेंगे बेटा, सोडियम के साथ या एक्टिव मेटल टेस्ट देंगे, सक्रिय धातु के साथ परीक्षण दर्शाएंगे। अल्कोहल से अधिक अम्लीय होने चाहिए, ध्यान रहे। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अगर मान लो, थोड़ा इधर देखो बेटा, मान लो यहाँ पे मैंने सोडियम लिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लो मैंने सोडियम की जगह पोटेशियम ले लिया है ना, तो क्या होगा? अभी मैं सारे पॉइंट्स लिखाऊंगा। मैं भी आपको एक पॉइंट बताया कि अल्कोहल और ईथर का विभेदन करने के लिए सोडियम के साथ अभिक्रिया दे रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि वो सारे अम्ल जो अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय वो सब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की तो बात चल रही है, तो ये दे रहा है तो अल्कोहल से अम्लीय तो देंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने सोडियम की बजाय पोटेशियम ले लिया तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने सोडियम की बजाय बेटा पोटेशियम ले लिया तो पोटेशियम का साइज कैसा होता है, बड़ा। और पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, बाहरी जो हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, बाहरी कक्षक में जो हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसका नाभिक के ऊपर कंट्रोल कम है। नाभिक का मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज होगा कि नहीं होगा? सोडियम का साइज छोटा है, सोडियम का आकार छोटा है बेटा, सोडियम का बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उस पर नाभिक का आकर्षण, और पोटेशियम के
बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उस पे नाभिक का आकर्षण कहाँ ज़्यादा होगा, सोडियम में ज़्यादा होगा। जब सोडियम का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पा रहा है तो पोटेशियम का तो और जल्दी से निकलेगा, और अगर पोटेशियम का और जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये अभिक्रिया और तीव्र गति से होगी, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है बेटा, वो हाइड्रोजन गैस जो होगी उसके फ्यूम्स जो होंगे, उसका जो धुआं होगा वो कैसा बनेगा बेटा, ज़्यादा घनत्व वाला बनेगा, गाढ़ा गाढ़ा बनेगा। जैसे आपने धुआं देखा होगा बेटा, एक धुआं वो होता है जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, एक धुआं वो होता है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में जो धुआं निकलेगा उसके आर पार हम देख पाएंगे, लेकिन पोटेशियम में जो धुआं निकलेगा आप मान सकते हो कि उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घनत्व वाला धुआं है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा धुआं है। बात समझ में? तो पोटेशियम के केस में जो हाइड्रोजन के बुलबुले या हाइड्रोजन के फ्यूम्स निकलेंगे बेटा, वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी हमारी वो गाढ़ी गाढ़ी निकलेगी, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। अब सोडियम पोटेशियम की बात कर ली, और नीचे आते हैं बेटा, अगर मान लो मैंने सीजियम ले लिया, सीजियम सबसे नीचे आ गया, सीजियम का साइज तो और ज़्यादा बड़ा है, उसका इलेक्ट्रॉन तो और जल्दी निकलेगा। तो सीजियम के केस में क्या होगा बेटा, इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगी, इतनी तीव्र गति से अभिक्रिया होगी, जैसे आपने सीजियम के साथ अभिक्रिया कराई अल्कोहल की, क्या हो जाएगा बेटा, विस्फोट हो जाएगा, ब्रिंग, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल एकदम बम की तरफ फटेगा सीजियम के केस में। तो ये सारी बातें अपन नोट डाउन कर लेते हैं। पहली बात तो मैंने आपको अल्कोहल और ईथर के बारे में बता दी, ठीक है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा। तो ये सक्रिय धातु परीक्षण था, सोडियम के साथ अभिक्रिया थी, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने हल्के में मत लेना, ठीक है। आगे चल के मैं जब अभिक्रिया पढ़ाऊंगा 12वीं क्लास में, अल्कोहल वाला चैप्टर आएगा या कोई भी चैप्टर आएगा, तो सोडियम का जिक्र बार बार होता रहेगा, है ना। सक्रिय धातु परीक्षण की बात बार बार होती रहेगी, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप फिर भूल जाओगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, अभी से बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा, ये किस लिए काम में आता है, अल्कोहल एवं ईथर का विभेदन सक्रिय धातु परीक्षण द्वारा संभव है, ठीक है। अल्कोहल और ईथर का विभेदन सक्रिय धातु परीक्षण द्वारा संभव है बेटा। अल्कोहल ये अभिक्रिया देता है, ईथर ये अभिक्रिया नहीं देता, ठीक है। ईथर क्यों नहीं देता, क्योंकि ईथर स्वयं एक क्षार है, इसलिए यह सक्रिय धातु परीक्षण नहीं देगा। ईथर कैसा है बेटा, खुद क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए सक्रिय धातु परीक्षण क्या है बेटा, नहीं देगा, ठीक है ना। फिर तीसरी बात, वह सारे अम्ल जो अल्कोहल से अधिक अम्लीय है वो सब क्या देंगे बेटा, सक्रिय धातु परीक्षण देंगे। तो वह सारे अम्ल जो अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं वह सक्रिय धातु परीक्षण दर्शाते हैं। ये बेटा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये मतलब प्रैक्टिकल वाली सिचुएशन हो गई कि अल्कोहल और ईथर को अगर अपन को सेपरेट करना है, उसका विभेदन करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया हमारे लिए क्या है, सक्रिय धातु परीक्षण लगा देंगे और अल्कोहल और ईथर क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। फिर चौथी बात बेटा, चौथी बात मैंने क्या बताई थी आपको कि वह सारे अम्ल, एक तो ये बता दिया मैंने आपको कि जो अल्कोहल से अधिक अम्लीय है वह सक्रिय धातु परीक्षण दर्शाते हैं। यदि सोडियम के स्थान पर पोटेशियम लिया जाए तो हाइड्रोजन गैस की फ्यूम्स अधिक घनत्व वाली प्राप्त होगी एवं सीजियम लेने पर
इधर का दिखेगा, दिख रहा है इधर का, सीजियम लेने पर विस्फोट होगा। सोडियम के स्थान पर अगर बेटा मैंने पोटेशियम ले लिया तो क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन की गाढ़ी गाढ़ी फ्यूम्स निकलेगी और अधिक घनत्व वाली हमें हाइड्रोजन गैस की फ्यूम्स प्राप्त होगी। यदि मैंने सीजियम ले लिया तो बेटा क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, ये चार बातें हमारे लिए कोई भी स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है सक्रिय धातु परीक्षण के लिए। पहली बात तो अल्कोहल और ईथर के लिए बनाया गया था ये टेस्ट, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए। ईथर क्या है, खुद एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए वो सक्रिय धातु परीक्षण नहीं दे रहा। वो सारे अम्ल जो अल्कोहल से अधिक अम्लीय, वो सब क्या करेंगे बेटा, ये टेस्ट देंगे। और चौथी बात, सोडियम के स्थान पे पोटेशियम और सीजियम लेने पर ये बातें होंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा एक चीज और, कि कौन कौन है जो अल्कोहल से भी अधिक अम्लीय जो टेस्ट देंगे। एक बार उसका जायजा ले लेते हैं ताकि हमारे लिए दिक्कत ना हो, ठीक है ना, हमें पता रहना चाहिए। तो अल्कोहल से अम्लीय बेटा कौन कौन हो सकते हैं, सारे के सारे एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो सारे कैसे होते हैं बेटा, अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। तो वो सब क्या करेंगे, सोडियम के साथ अभिक्रिया दर्शा देंगे, मतलब सक्रिय धातु परीक्षण दे देंगे। ठीक है, मैं सक्रिय धातु परीक्षण की बात कर रहा हूँ, कौन कौन देंगे कौन कौन नहीं देंगे, है ना। अगर मैं फिनॉल की बात करूँ तो बेटा फिनॉल जो है वो सारे अल्कोहल से अधिक अम्लीय, तो वो भी इसके साथ टेस्ट दे देगा। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं आपसे करूँ बेटा कि ये वाला जो यौगिक था, एक्टिव मिथिलीन समूह वाला जो यौगिक था, क्या नाम है इसका, नाम बताओ, पेंटेन 2,4 डाइओन, पेंटेन 2,4 डाइओन, 1 2 3 4 5 कार्बन का बेटा। 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं अपन, पेंट, और संतृप्त इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसलिए एन, और 2 पे और 4 पे डाइओन लगाए, तो पेंटेन 2,4 डाइओन भी ये टेस्ट देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसकी भी लगभग पीके किसके बराबर आती थी बेटा, फिनॉल के बराबर, ये भी अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। ठीक है, चौथी बात जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, टर्मिनल एल्काइन। अगर मैं टर्मिनल एल्काइन की बात करूं, टर्मिनल एल्काइन कौन सी होती है, जिसके एक तरफ तो बेटा कार्बन आ सकते हो लेकिन दूसरी तरफ केवल हाइड्रोजन आता हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं बेटा। ठीक है, आगे चल के मैं टर्मिनल एल्काइन की बात करूंगा। तो टर्मिनल एल्काइन आपको अब पता चल गई है टर्मिनल एल्काइन क्या होती है, जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन आते हो और दूसरी तरफ कार्बन आ सकते हो। तो टर्मिनल एल्काइन जो है बेटा, टर्मिनल एल्काइन भी ये परीक्षण दे देता है, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो भी सोडियम के सापेक्ष में अगर मैं बात करूं या हाइड्रोजन के सापेक्ष में मैं बात करूं तो हाइड्रोजन से ज्यादा अम्लीय होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा है बेटा, अधिक अम्लीय होता है, इसलिए ये भी सक्रिय धातु परीक्षण देगा। ठीक है, और बात करते बेटा और कौन देगा। अगर मैं नॉन टर्मिनल एल्काइन की बात करूं, नॉन टर्मिनल का मतलब दोनों तरफ ही कार्बन आते हो एल्काइन के, तो वो कैसी होगी बेटा, नॉन टर्मिनल एल्काइन होगी। और नॉन टर्मिनल एल्काइन की बात करूं तो नॉन टर्मिनल एल्काइन ये परीक्षण नहीं देगी, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा वो sp3 कार्बन से जुड़ा है, और sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अम्लीय नहीं होता। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल एल्काइन हमारी ये परीक्षण नहीं देगी, जबकि टर्मिनल एल्काइन हमारा ये परीक्षण दे रहा है। ठीक है, और बात करते बेटा और कौन कौन दे सकता है। जैसे छठे नंबर पे मैं बात करूं, ये हमारा एंटी एरोमेटिक यौगिक है। कैसा है ये, एंटी एरोमेटिक यौगिक है, और मैंने आपको बताया था कि इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराने पर ये ऑक्सीकारक और अभी अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता था। याद करो आप, एंटी एरोमेटिक के महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया कराई थी, तो 2 मोल सोडियम के साथ कराता था तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते थे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर मिल जाता था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर मिल जाता था। ऐसा करने से बेटा ये यौगिक कैसा बन जाता था, एरोमेटिक बन जाता था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप उस लेक्चर पे जाके देखो। ठीक है, तो ये भी सक्रिय धातु परीक्षण दे रहा है बेटा। ठीक है ना, ये भी सोडियम के साथ रिएक्शन दर्शाएगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक यौगिक भी सोडियम के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। और बात करें बेटा एल्कीन की बात करें, चाहे टर्मिनल ले लो चाहे नॉन टर्मिनल ले लो, एल्कीन कभी भी आपका ये टेस्ट नहीं दर्शाएगी, कभी भी ये परीक्षण नहीं दर्शाएगी। कौन सा परीक्षण, सक्रिय धातु परीक्षण कभी भी नहीं दर्शाएगी। और अगर एक और बात करें, जब एल्कीन नहीं दर्शा रही बेटा तो एल्केन की तो क्या औकात, कुछ भी एल्केन ले लो, कितना बड़ा एल्केन ले लो, एल्केन भी नहीं दर्शाएगा। तो कौन कौन दर्शा रही है बेटा, वो सारे अम्ल जो अल्कोहल से अधिक अम्लीय थे वो सब के सब क्या दर्शा रहे हैं, सक्रिय धातु परीक्षण दर्शा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए यहाँ से निकल के आई है, आप स्टार लगा लो बेटा, स्टार लगा लो इस पर, टर्मिनल एल्काइन जो है, टर्मिनल एल्काइन भी सक्रिय धातु परीक्षण देता है। और दूसरा क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक यौगिक भी सक्रिय धातु परीक्षण दे देता है। ठीक है, इसके अलावा कौन नहीं देता बेटा, नॉन टर्मिनल एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, ये आपका सक्रिय धातु परीक्षण नहीं देगी। और एक और नहीं देगी, बताओ कौन, ईथर, वो तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल और ईथर की बात
बात तो अपन ने पहले से कर ली, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करो बेटा। इसके बाद मैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण पढ़ाता हूँ। ये सक्रिय धातु परीक्षण खत्म हो गया अपने लिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते बेटा अपन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो हमारा टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए बेटा मेरे को आपसे छोटी सी जानकारी चाहिए। जो पहले मैंने आपको पिछली क्लास में साम्यावस्था की दिशा वाला बताया था, वो साम्यावस्था की दिशा वाला आपको आना चाहिए कि किधर साम्यावस्था की दिशा होगी, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको 3 बताए थे। दोनों तरफ अम्ल फाइंड करो, उसके बाद देखो दोनों में से ज़्यादा अम्लीय कौन है, और दोनों में से ज़्यादा अम्लीय चेक करने के बाद बेटा आप क्या करोगे, जो अधिक अम्लीय है, प्रबल अम्ल है, उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाता है बेटा, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चली जाती है, साम्यावस्था की दिशा चली जाती है। तो वही चीज़, वो फंडा इसमें इस्तेमाल होगा। तो अपन लिख लेते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। जिस तरह से हमने अल्कोहल और ईथर का विभेदन किया इससे पहले वाले में, तो उसी तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण से भी कुछ ना कुछ विभेदन तो करेंगे, है ना। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण बोलते हैं बेटा, NaSCO3 टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहली बात तो जो मैं आपसे करूं, अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के साथ मैंने लिखा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड के साथ फिनॉल। अगर मैं इन तीनों में चर्चा करके बताऊं आपको, चर्चा तो क्या करें, मतलब अगर मैं तीनों में आपसे अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछूं, तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या आप बता सकते हो क्या मुझे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम क्या आएगा। इसमें अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो इसकी पीके 3 से 6 के बीच में लाई करती है। जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अपने को तो इतना दिमाग में याद रखना है, 3 से 6 के बीच में लाई करती है, ठीक है। पर्टिकुलर वैल्यू हर किसी के लिए याद तो कर नहीं सकते। इसकी पीके 6.4 के बीच में, और इसकी पीके लगभग 10 के बराबर होती है। तो पीके जिसकी जितनी ज़्यादा वो उसका अम्लीयता उतनी कम। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हमारे लिए कौन है, ये। ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो तो भैया H निकालो, यहाँ पे O पे ऋणायन आ रहा है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद। इसमें भी ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चलेगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन टू कार्बन, तो वो तो सबसे आखिरी में चल गया। इसमें OH समूह लगाया, इसमें PS समूह लगाया बेटा। अगर मैं इसकी संरचना बनाता तो इसमें कैसी बनती, इधर OH और इधर OH, यहाँ से H निकालता, यहाँ से H निकालता, तो इसमें OH का प्लस M लगता बेटा, इसमें फिनाइल का प्लस M लगता, तो OH का प्लस M फिनाइल से ज़्यादा लगता। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी पीके हमारी। खैर, तो हमारे लिए ये बात आ गई बेटा। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ अब, ठीक है, तो अगर मैं बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो देखना क्या होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन मैंने बेंजोइक एसिड के साथ कराई, क्या बनने वाला है बेटा, देखते हैं। यहाँ पर बेंजोइक एसिड किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, H प्लस देगा और क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, ये कैसा है मेरा, इन दोनों में अम्ल है, और ये कैसा है मेरा, इन दोनों में अम्ल है। और इन दोनों अम्लों में अगर मैं चेक करके बताऊँ आपको ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो ज़्यादा अम्लीय कौन है, ये। ऐसे का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ज़्यादा अम्लीय ये है, ऊपर ही लिखा है बेंजोइक एसिड और H2CO3। कार्बोनिक एसिड में ज़्यादा अम्लीय हमारा बेंजोइक एसिड है। क्योंकि ये मेरा बेंजोइक एसिड ज़्यादा अम्लीय है, अभिक्रिया किधर जाएगी बेटा, अग्र, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बेंजोइक एसिड क्या करता है बेटा, बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया दे देता है। अब मुद्दा देखो, ये जो हमारा H2CO3 है, H2CO3 जो होता है बेटा, ये बहुत ही तुच्छ कंपाउंड है, बहुत ही अस्थायी यौगिक है। रूम तापमान पर H2CO3 के रूप में नहीं रहता, ये किस में बदल जाता है बेटा, H2O प्लस CO2 के रूप में बदल जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। H2CO3 CO2 में टूट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर मैंने अगर बात करी COOH, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बंध बंधा हुआ है, सिग्मा बंध बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 OH है, दोनों OH में से एक OH क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और दूसरा OH का H जो है वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। इसमें अंतर आणविक क्या होगी, अंतर आणविक यहाँ पर अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, और ये किस में बदल जाएगा, OH2 प्लस में, और यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा, O माइनस में। तो ये O माइनस क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे रिवर्ट बैक कर रहा है और इसको बाहर निकाल दे रहा है। तो यहाँ से पानी निकला और यहाँ पे क्या बन गई, CO2। तो हमारे पास H2O प्लस CO2 आ गया। अब ये चीज़ करी क्यों, इस H2CO3 ने ये चीज़ करी क्यों, ये चीज़ इसलिए करी बेटा H2CO3 ने, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बंध सामर्थ्य की बात करूँ, यानी कि बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ या बंध ऊर्जा की बात करूँ, ठीक है, जो भी आप बात करना चाहो, बंध सामर्थ्य बोल लो, बंध ऊर्जा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की बंध ऊर्जा C सिग्मा बॉन्ड O से ज़्यादा है, और ये तो कोई बच्चा भी साबित कर सकता है बेटा कि इसमें एक सिग्मा बंध, इसमें भी सिग्मा बंध, दोनों में सिग्मा सिग्मा तो कॉमन ही है, इसमें एक्स्ट्रा एक पाई बंध आ रहा है।
तो एक पाई बंद एक्स्ट्रा आ रहा है तो बंद ऊर्जा इसकी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O की ऊर्जा C सिग्मा बंद O से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बनाने का मौका मिल रहा है C सिग्मा बंद O की बजाय। तो बताओ इसकी टेंडेंसी क्या होगी, C डबल बॉन्ड O बनाने की होगी बेटा, ठीक है। तो इसलिए H2CO3 क्या करता है, C डबल बॉन्ड O बनाना चाहता है, इसलिए वो H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। बात समझ में आ रही है। तो बेंजोइक एसिड के साथ मैंने जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराई तो मेरे पास क्या मिला, CO2 मिला। और ये CO2 कौन सा है बेटा, ये H2CO3 से CO2 बना है, यानी कि कार्बन कौन सा वाला आया है हमारे लिए, NaSCO3 का C वाला कार्बन आया है, ठीक है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अब यही अभिक्रिया बेटा मैं फिनॉल के लिए दोहरा रहा हूँ, इधर ध्यान दो। अगर मैंने यही अभिक्रिया फिनॉल के लिए लागू करी, ये हमारा फिनॉल है और फिनॉल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया दर्शा रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, एक बार करके देखते हैं। PHO माइनस Na प्लस H2CO3 बनेगा। अब मुझे दोनों तरफ कंपेयर करना है कि अम्ल कौन है, तो यहाँ पर बेटा अम्ल ये है और यहाँ पर बेटा अम्ल ये है, और इन दोनों अम्ल में से ज़्यादा अम्लीय कौन है। अभी मैंने क्रम लिखा था फिनॉल और H2CO3 में, H2CO3 ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है, यानी कि ये अभिक्रिया किधर जाएगी बेटा, पश्च। तो क्या यहाँ पे CO2 मिल पाएगा, ये अभिक्रिया किधर की तरफ मेजरली जा रही है बेटा, पीछे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हमें CO2 नहीं मिल पाएगा, यानी कि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण नहीं दे रहा है। अब 2 टेस्ट ट्यूब दे रखी है बेटा आपको, 2 टेस्ट ट्यूब में से एक में आपको बेंजोइक एसिड दे रखा है, एक में आपको फिनॉल दे रखा है, लेकिन बताया नहीं, बस इतना बता दिया एक में फिनॉल है, एक में बेंजोइक अम्ल है। आपको पहचानना है कि किसमें बेंजोइक अम्ल है और किसमें फिनॉल है। आप क्या करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद जिसमें से बुलबुले उठने लगे वो क्या है बेटा, बेंजोइक अम्ल है, और जिसमें से नहीं उठने लगे वो क्या है, फिनॉल है। क्योंकि फिनॉल के केस में CO2 बन ही नहीं रहा, जबकि बेंजोइक अम्ल के केस में H2CO3 बन रहा है जो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ से बुलबुले उठेंगे। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या करो, अगर बुलबुले नहीं दिखे तो माचिस की तिल्ली जलती हुई लेके जाओ, तो जैसे ही बेंजोइक अम्ल के ऊपर लेके जाओगे वहाँ पे बुझ जाएगी। क्योंकि CO2 कैसा होता है बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो हमारे पास वो लाल कलर का डिब्बा होता है उसमें CO2 भरी होती है, फ्रीज करके भर देते हैं उसमें ना, टेम्परेचर कम करके। तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल का विभेदन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा परीक्षण जो है वो बेहतरीन है। बात समझ में आ रही है आपको इतनी सी, ठीक है। तो अगर बेंजोइक एसिड ये परीक्षण दे पा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण अगर बेंजोइक एसिड दे पा रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वह सारे अम्ल जो बेंजोइक एसिड से अधिक अम्लीय है, या बेंजोइक एसिड भी छोड़ो, वह सारे अम्ल जो H2CO3 से ज़्यादा अम्लीय है, वो सारे अम्ल जो H2CO3 से ज़्यादा अम्लीय है, वो सब सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देंगे। उन सभी केसेस में बेटा CO2 गैस बाहर निकलेगी। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? फिनॉल के साथ CO2 नहीं निकल रही, तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल के लिए तो ये बेहतरीन टेस्ट हो गया विभेदन के लिए। मैं तो कह रहा हूँ वह सारे अम्ल जो H2CO3 से अधिक अम्लीय है, वो सब क्या करेंगे बेटा, ये वाला टेस्ट देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, उसमें CO2 निकलेगी। और ध्यान रहे, CO2 में जो कार्बन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, NaSCO3 वाला कार्बन आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला कार्बन आ रहा है। ऐसे सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए पहले मैं 2 बातें लिख देता हूँ, 2 बातें नोट करके लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको काफ़ी सारे सवाल करा दूंगा इस सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण के लिए, बस उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आओ 2 बातें लिखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है बेटा कि ये परीक्षण बेंजोइक अम्ल एवं फिनॉल का विभेदन करता है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल यह परीक्षण देता है एवं CO2 बनाता है। सिंपल है। दूसरी बात क्या है, वह सारे अम्ल जो H2CO3 से अधिक अम्लीय हैं, वह सारे अम्ल जो H2CO3 से अधिक अम्लीय हैं, वह सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देंगे।
वह सारे अम्ल जो H2CO3 से अधिक अम्लीय बेटा, वो सारे के सारे कैसे होंगे, H2 सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देंगे। ठीक है ना, ये दो बातें आप पोज करके नोट डाउन करो बेटा, फिर सवाल करते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो आओ बेटा सवाल करते हैं अपन, पोज करके कर लिया करो नोट डाउन। ठीक है, तो एक बात तो पता चल गई कि बेंजोइक अम्ल देगा, फिनॉल नहीं देगा, और वो सारे अम्ल देंगे जो H2CO3 से अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर पहला। ठीक है, बेंजोइक एसिड दिया है और इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई, और कराते ही बेटा मेरे को A गैस मिली। फिर मेरे को बेंजोइक अम्ल दिया है और इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई और मुझे B गैस मिली। ठीक है, और यहाँ पे मैं कार्बन 14 ले लेता हूँ। ठीक है, आपको बताना है A प्लस B का अणुभार क्या होगा, है ना, बराबर, ये बताना है आपको। A का अणुभार प्लस B का अणुभार। मैं मोलार भार की बात नहीं कर रहा, मैं अणुभार की बात कर रहा हूँ बेटा। जो A आएगी और B आएगी, आपको उसका अणुभार बताना है। ठीक है ना, पहला सवाल है आपके सामने, गैस कौन सी निकलेगी आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कार्बन कौन सा होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। A और B का अणुभार निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद कर लोगे। ठीक है, दूसरा सवाल मैं A पे लिख रहा हूँ। बेंजोइक अम्ल की सोडियम के साथ कराई, सोडियम हाइड्राइड के साथ कराई, NaNH2 के साथ कराई और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा दी। ये A, B, C और D सारी की सारी गैस है बेटा, A गैस, B गैस, C गैस और D गैस। आपको क्या बताना है, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर बताना है, और A प्लस B प्लस C प्लस D क्या है, अणुभार। A B अणुभार गैसेस का, A B C D आपका क्या है बेटा, A B C D अणुभार है गैसेस का, वो आपको बताना है कि अणुभार क्या होगा, जोड़ के बताना है A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, पहले सबसे पहले पोज करके दो सवाल ट्राई करो, फिर मैं आगे के और लिखता हूँ बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपने बेटा यहाँ पे पोज करके पहला वाला सवाल ट्राई किया होगा, तो पहले वाले सवाल में बेटा आपका यहाँ पर CO2 गैस निकली होगी और यहाँ पर भी CO2 गैस निकली होगी, लेकिन यहाँ पर जो CO2 निकली होगी वो समस्थानिक वाली निकली होगी, कार्बन नंबर 14। ठीक है, कार्बन 14 वाली निकली होगी, यहाँ पे C14 है जबकि यहाँ पे C12 है। और मैंने आपको बोला था जो CO2 निकलती है वो कहाँ से कार्बन को लेती है, वो NaSO3 वाले कार्बन को लेती है, क्योंकि उसमें एक H ही तो आया है अम्ल से, केवल इसने H ही तो दिया है, केवल इसने H ही तो दिया है, बाकी काम तो H2CO3 का है। ठीक है, तो यहाँ से CO2 आया, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 × 16। तो ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है मक्कार हो तुम, कितना हुआ 16 दूनी 32, 34, 10 44, और यहाँ पे 44 होता है तो यहाँ पर 46 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 14 लेना है। तो 44 और 46 कितना हो गया 90। तो A प्लस B का अणुभार कितना आ गया बेटा 90 निकल के आ गया। सेकेंड वाला सवाल आपने ट्राई किया होगा, तो मैंने बोला था एक्टिव मेटल टेस्ट। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ से हाफ मोल हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर Na प्लस है बेटा, H माइनस है, तो H माइनस यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, तो H माइनस और H प्लस मिलके क्या निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे NH2 माइनस इस H को निकाल लेगा तो क्या निकलेगी बेटा, अमोनिया गैस निकलेगी। और आपको ये तो पता ही है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकलती है। ठीक है, अब A प्लस B प्लस C प्लस D का मोलार भार नहीं जोड़ना, अणुभार जोड़ना है बेटा। तो अणुभार क्या निकल के आएगा, अगर मैं इसके लिए देखूँ तो 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए बेटा नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 3 हाइड्रोजन के यानी कि 17, और यहाँ पे इसका 44 आता है। ठीक है, तो अगर मैं चारों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2 + 17 + 44, और ये कितना निकल के आ रहा है 17, तो 19, तो 21, 21 40 61 और 4 65, 65 हमारा अणुभार निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, आओ कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा, आप लोगों को ही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस है, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं इसलिए करा रहा हूं, शौक नहीं है। सोडियम
सोडियम हाइड्राइड के साथ, NaNH2 के साथ, N ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ठीक है, NBu माइनस Li+, ठीक है। यहाँ से A गैस निकलेगी, यहाँ से B गैस निकलेगी, यहाँ से C गैस निकलेगी और यहाँ से D गैस निकलेगी। और आपको क्या बताना है, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर बताना है जहाँ ABCD गैसेस का अनुभार है, ठीक है ना। देसी भाषा में क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से करते रहो। चौथा सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, अल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्राइड और KNH2 के साथ A गैस, B गैस और हमारी C गैस, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C बताना है। अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, A B C क्या है, गैसेस का अनुभार। A प्लस B प्लस C क्या है, गैसेस का अनुभार है। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा पोज करके। तो यहाँ पे बेटा आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ पर फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय, इसलिए सक्रिय धातु परीक्षण दे सकता था। यहाँ पे क्या निकलेगी बेटा, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस सिस्टम से बाहर निकलेगी। सोडियम हाइड्राइड के साथ कराऊंगा तो वही H माइनस जो है बेटा वो H प्लस को निकाल लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यहाँ से बेटा अमोनिया निकलेगी और यहाँ से बेटा N ब्यूटाइल है तो Bu माइनस H को निकाल लेगा और ब्यूटाइल जब H को निकालेगा तो वो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी कि C4H10 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, C4H10, CnH2n+2, ठीक है। और 12 चौक 48, 10 58, 58 इसका बाहर आ गया, ठीक है। 17 इसका आ गया, 2 इसका, और इसका भी 2 लूँगा क्योंकि अनुभार की बात कर रहा हूँ बेटा, मोलार भार की बात नहीं कर रहा। तो 17, 2 19, 2 21 है ना, 2 + 2 + 17 + 58, ठीक है। तो 21 + 58 79 आ रहा है क्या, 5 6 7 8 1 9, ठीक है, 79 आ जाएगा, है ना। 80 में एक कम, है ना, ऐसे बोल सकते हैं 79। चौथे नंबर का सवाल आपने ट्राई किया होगा बेटा पोज करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर H माइनस इस H को निकालेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, क्योंकि भैया पोटेशियम भी तो अल्कोहल के साथ कर सकता है। अल्कोहल के साथ तो अपन ने सक्रिय धातु परीक्षण पढ़ा ही था, ठीक है। फिर NH2 माइनस यहाँ से क्या करेगा बेटा, H को निकालेगा और यहाँ से अमोनिया गैस। अगर आपको डाउट लगे ना कभी भी, तो आप ऐसे चेक कर लिया करो, अल्कोहल और हाइड्रोजन में ज़्यादा अम्लीय अल्कोहल है, अल्कोहल और अमोनिया में अम्लीय अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोजन निकालोगे तो O पे माइनस बनेगा और यहाँ पे N पे माइनस है तो O माइनस ज़्यादा स्थायी। ऐसे कर सकते हो आप ट्राई करके, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो इसका 2 और इसका 17, तो 2 + 2 + 17 कितना होता है, 21 आ जाएगा बेटा अनुभार, ठीक है। 21 अनुभार आ गया बेटा अपना इस पूरे का, ठीक है। मेरा मकसद ये 2 + 2 + 17 कराने का नहीं है, मेरा मकसद क्या है, कौन अभिक्रिया दर्शा रहा है, कौन अभिक्रिया नहीं दर्शा रहा। आओ कुछ और सवाल करते हैं। सवालों की झड़िया है बेटा, सवाल ही सवाल करने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा। भाई आंखों से देखा हुआ अगर कुछ चीज़ निकल गई कंसेप्ट, तो फिर वहाँ पेपर में क्लिक करने में देर नहीं लगती है ना, गलती होने के चांस नहीं होता अगर आपके आंखों के सामने से निकला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आंखों के सामने से नहीं निकला तो बेटा ओझल है, फिर तो वो सब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा हैंड टू हैंड, जो कि हम में गहरी कमी है। ऐसा नहीं है भाई, A गैस और दूसरा मैंने आइटम ले लिया आपका यहाँ OH, यहाँ पे NO2 और इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दी और यहाँ पे कार्बन 14 ले लिया और यहाँ पर B गैस, ठीक है। आपको क्या बताना है, वही A + B का बताना है, जहाँ A B गैसेस का अनुभार है। पांचवा सवाल है ये। छठा सवाल, x बराबर ऐसे लिखो, वह हटा दो, यौगिकों की संख्या
कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, देखो आप, यौगिकों की संख्या जो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देती हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 देती हो, ठीक है ना, वैसे भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी सारे यौगिक लिख रहा हूँ, आपको बताना है कितने यौगिक ये टेस्ट देंगे कितने नहीं देंगे, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। इसके माध्यम से मैं कुछ और नई चीज़ें भी बता दूंगा बेटा आपको। और लिखना चाहता हूँ, है ना, तो और लिखने के लिए मुझे जगह की आवश्यकता है। तो पहले अपन 5वां वाला डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका आधा आइटम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो 5th वाले में बेटा आपने सवाल किया होगा, पोस्ट करके अभी भी ट्राई कर लो, है ना, पोस्ट कर लो। चलो, तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है बेटा, सल्फोनिक एसिड है। और सल्फोनिक एसिड तो बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन ना 3 इक्विवेलेंट RS बनाएगा, जबकि बेंजोइक एसिड में 2 ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पर बेटा ये कैसा है, इस याद करो 2 नाइट्रो लगे हुए हैं, इसका लगभग pK 4.34 आता था और H2CO3 का 6.4 आता था। मतलब ये तो बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा अम्लीय था। बेंजोइक एसिड से अधिक अम्लीय बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर CO2 कौन सी निकलेगी बेटा, 14 निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 14 वाला है। बात समझ में आ रही है? तो बस हो गया फिर। तो ये तो 44 और ये 46, और 44 और 46 कितने होते हैं बेटा, 90 होते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ खास बताने वाली बात नहीं थी, आपको बस ये चेक करना है क्या H2CO3 से ज़्यादा अम्लीय, हाँ है, ठीक है ना। अब मैं इसी क्वेश्चन को जो नीचे वाला है उसके बाकी के यौगिक ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, जगह कम थी इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 4-5 यौगिक मैंने नीचे बना रखे हैं बेटा, बाकी के ऊपर बना देता हूँ मैं। ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यौगिक दिए मैंने आपको एक्स बताना है कि कौन कौन से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ परीक्षण देंगे, कौन कौन से नहीं देंगे, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो खुद से पोज करके, चलो आप इसको ट्राई करो एक बार। हाँ भाई, अब कर लिया होगा आपने, एक्स की वैल्यू यार निकाल ली होगी। देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ परीक्षण देगा। ये भी बेंजोइक एसिड का ही डेरिवेटिव है, बेंजोइक एसिड से व्युत्पन्न हुआ है, ये भी देगा, क्योंकि इसमें भी बेंजोइक एसिड आ रहा है। 3 से 6 के बीच में इनकी पीके लाई करती है। ये तो बेटा एनिसोल है, याद ही नहीं होगा तुमको, एनिसोल। अबे OCH3 ईथर है, ईथर, और ईथर तो वैसे ही क्षार था, और वो तो उसके साथ ही नहीं दे रहा था सक्रिय धातु के साथ, तो इसके साथ कहाँ से देगा, ये नहीं देगा। ये बेटा पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड का लगभग 1 के लगभग पीके होता है, और पिक्रिक एसिड अधिक अम्लीय होता है H2CO3 से, ये बात आपको पता होगी। तो पिक्रिक एसिड भी देगा, ये वाला भी देगा, ये तो अभी अपन देख के आए हैं, ठीक है। फिर ये बेटा होता है, ये होता है स्क्वायरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड जो होता है बेटा, उसका pK1 जो होता है वो 1 होता है बेटा, और pK2 जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत भयंकर चर्चा है। pK1 1 होता है, pK2 3 होता है, लेकिन बहुत सिंपल है, मतलब बिल्कुल ही लल्लू वाली बात है कि pK1 1 होगा, pK2 3 होगा। लेकिन अभी अपना काम, अपने को क्या है, सवाल सोल्व करना है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो pK1 1 होता है इसका, तो लगभग उसका तो 6.4 होता है H2CO3 का, उससे तो ज़्यादा अम्लीय। स्क्वायरिक एसिड देख लो, नज़र गड़ा लो स्क्वायरिक एसिड कैसा दिखता है। फिर ये बेटा, ये तो फिनॉल है, फिनॉल देगा ही नहीं, स्क्वायरिक एसिड देगा, ये देगा ही नहीं, क्योंकि ये एसिटिलीन है। जब फिनॉल नहीं दे रहा तो एसिटिलीन की क्या औकात, मतलब एसिटिलीन बोल रहे हैं तो टर्मिनल एल्काइन। और ये SO3H है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये भी देगा। तो राइट कितने पे लग रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे लिए 6 आ गई बेटा।
मतलब ये 6 लोग जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देंगे, बाकी के नहीं देंगे। बात समझ में आई? तो बेटा आज हमने अम्ल की बात करें तो अम्ल के ऊपर अपन ने उसकी एप्लीकेशन भी देख ली, कैसे सक्रिय धातु परीक्षण और कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण में अम्ल वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो अम्लीय सामर्थ्य वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसका अनुप्रयोग इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, कैसे उसका अनुप्रयोग हो रहा है वो बात भी हमने देख ली। अगले लेक्चर में बेटा मैं आपको बताऊंगा SIR प्रभाव, ठीक है, सर प्रभाव होता है, ठीक है, स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस, है ना, अनुनाद में त्रिविम बाधा की वजह से अवरोध आता है बेटा, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उससे भी अम्लीय सामर्थ्य में फर्क पड़ता है। और उसी लेक्चर में अपन फिर क्षारीय सामर्थ्य स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्षारीय सामर्थ्य पढ़ लेंगे, अम्लीय सामर्थ्य पढ़ लिया, क्षारीय सामर्थ्य पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत GOC में एक अनुनाद ऊर्जा बच रहा है बेटा अपना, रेजोनेंस एनर्जी, वो फिर सबसे एंड में पढ़ा दूंगा। और उसके बाद एक चला व्यवस्था मैंने बोला था कि GOC के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है, समाव्यवस्था में, तो चला व्यवस्था में GOC के अंदर ही लेके पढ़ा दूंगा सारा कंप्लीट होने के बाद, तो फिर अपना GOC खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। आप NCERT पढ़ते रहना लेकिन। थैंक यू सो मच।